अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। पंजाब में तो जो वज़ीर आला की एक कोशिशें हैं वो तेज़ हो गई हैं और बाकायदा तौर पर आज हल्फ बर्दारी वगैरह भी हो गई। ऐसे में नाज़रीन दोनों इतराफ़ ने जो अपने अपने सीएम कैंडिडेट्स हैं वो फील्ड कर दिए हैं पिच में, लेकिन फ़र्क बड़ा वाज़ेह है क्योंकि एक जो सीएम कैंडिडेट हैं यानी कि मरियम नवाज़ साहिबा, वो तो बाकायदा तौर पर अपना मैनिफेस्टो भी दे चुकी हैं और बहुत कुछ बता चुकी हैं कि उनका क्या विजन है सूबे के हवाले से। वहीं पर दूसरी तरफ के सीएम कैंडिडेट हैं यानी कि मियां असलम इकबाल साहब, इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद उनको रिप्रेजेंट कर रही है बहैसियत जमात, चूँकि पीटीआई बहैसियत जमात जो है वो मौजूद नहीं है उस तरह से आफ्टर दे डू नॉट हैव अ सिंबल एज पर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स। तो मियां असलम इकबाल साहब अपनी जो गिरफ्तारी है उससे बच बचाओ और बीच बचाओ करते हुए नजर आते हैं। उनको हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से बिलखुसूस कुछ रिलीफ भी मिला है। बहरहाल जो नंबर गेम है नाजरीन वो काफ़ी क्लियर है फ़िलहाल और वो मरियम नवाज़ साहिबा को सपोर्ट करता है अभी तक के सिनेरियो के हवाले से, क्योंकि उनके अरकान ट्वाइस एज मच हैं दूसरी तरफ के अरकान से। इसके हवाले से भी नाजरीन बात रहेगी। फिर आज हमने बहुत सारी चीज़ें मजीद भी देखी, जो नाक़िद हैं वो भी दूसरी तरफ बात करते हुए कुछ नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं मरियम नवाज़ साहिबा सूबे के लिए क्या करेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो नॉट जस्ट द फर्स्ट टाइम सीएम होंगी बल्कि जो एज मेंबर ऑफ असेंबली भी उनका ये पहली मरतबा है कि उन्होंने इलेक्शंस में कदम रखा, फिर इलेक्शंस वो जीत के फिर अब वो बाकायदा सीएम कैंडिडेट हैं अपनी पार्टी की। क्या पहली मरतबा का होना डिसएडवांटेज है या इसको दूसरे तरफ से जो देखा जा रहा है वो इस सेंस पे भी देखा जा रहा है कि उन्होंने बड़ी अज़ियतें बर्दाश्त की पिछले दौर में और अब जो एक साइकिल ऑफ पावर है वो इस मुल्क में कुछ इसी तरह से चलता है कि जो एक मरियम नवाज़ साहिबा जब पिछले दौर में हमने देखा उन्होंने जेलें भी काटेंगी अपनी वालिद साहब के साथ और बड़ी उन्होंने वहाँ पर एक प्रॉब्लम में टाइम उन्होंने गुजारा, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दौरे हुकूमत था। अब वो सीएम कैंडिडेट हैं पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर सूबे की। तो नाजरीन ये जो साइकिल ऑफ पावर है ये बेनिफिट करेगा उनको, इसके ऊपर भी बात रहेगी। और IMF को ख़त लिखा है नहीं लिखा, इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज खासी कशमकश में नजर आई। कुछ अहम बातें इन दोनों अहवाल से देखते चलिएगा नाजरीन। मरियम नवाज़ की सियासी इनिंग्स का आगाज़, पंजाब में नंबर गेम क्या है। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ समेत 300 से ज़ायद अरकान असेंबली ने हल्फ उठा लिया। मुस्लिम लीग नून के 215 जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान हैं। बड़ा वाज़ेह फ़र्क है, मोर दैन डबल द डिफरेंस। मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 14, मुस्लिम लीग काफ के 10 और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 6 अरकान की हिमायत हासिल है। पीटीआई के वज़ीर आला के ओहदे के लिए नामजद उम्मीदवार जो हैं वो मियां असलम इकबाल असेंबली ना पहुँच सके। दोनों में बड़ा स्टार्क डिफरेंस है, दोनों जो उम्मीदवार हैं कैंडिडेट्स हैं मतलब उनके जो जिस तरह से जिस प्रोसेस से वो दोनों गुजर रहे हैं उन अहवाल से मैं अर्ज़ कर रही हूँ। पंजाब पुलिस असलम इकबाल को गिरफ्तार ना करे, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है। पंजाब की मुमकिना वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मनसूबों का भी ऐलान कर दिया है। ये भी वही स्टार्क डिफरेंस है जिसका मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया। पंजाब में डिजिटाइजेशन, एयर एम्बुलेंस, तालीम, सेहत, अमन व अमान के मनसूबे शुरू करेंगे मरियम नवाज़। हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, 5 साल बहुत कम हैं मरियम नवाज़। स्पीकर पंजाब असेंबली के ओहदे के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से मलिक अहमद खान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मोहम्मद खान भुचर ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और नाजरीन जो IMF को लेकर ख़त लिखा या नहीं लिखा इसके ऊपर जो कशमकश है उन अहवाल से भी कुछ चीज़ें अहम तौर पर देखते चलिएगा। बानी PTI की जानिब से IMF को ख़त लिखने का मामला है। ये बानी PTI ने IMF को ख़त लिखे जाने की तस्दीक कर दी है। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में IMF को ख़त लिख दिया है। आज ख़त चला गया होगा। बानी PTI की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाया जाए। पहले नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया गया बानी PTI। और ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो कर्जे को वापस कौन करेगा। इस कर्ज से गुर्बत बढ़ेगी, जब तक सरमायाकारी ना हो कर्ज बढ़ता चला जाएगा। बानी PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा तहरीक इंसाफ ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान हो। बहरहाल उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने इस बात का इसमें मजीद इजाफा किया कि ख़त हम लिखेंगे लेकिन वो ख़त मुल्की मफाद के खिलाफ नहीं होगा। अब ये कैसे नहीं होगा, दैट इज़ द कैच। आज हम इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे ये इंश्योर करेंगे कि ये मुल्की मफाद में ना हो, जो वो बाकायदा इंटरवेंशन जो है वो मांग कर रहे हैं IMF से। और आज PTI के रहनुमा बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा था कि इमरान खान IMF को ख़त लिखेंगे, अभी लिखा नहीं है। ये एक बड़ा वाज़ेह तज़ाद है नाजरीन जो कि नज़र आ रहा है। कल हमने अपने इसी प्रोग्राम में बैरिस्टर अली जफ़र साहब का एक दूसरा शॉट आपके सामने पेश किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ख़त लिखेंगे
और अब जब सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में ख़त लिखे जाने की तस्दीक हो चुकी है, वहीं पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब इसको नेगेट कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं। मैं एग्जैक्ट सुनाऊंगी आपको कि उन्होंने किन अल्फाज में ये वाली बात की। गोइंग फॉरवर्ड नाजरीन, दीगर भी जमातों का इसके ऊपर बड़ा वाज़े तौर पर रद्द अमल आया है और वो इसको बाकायदा मुल्क दुश्मनी कहकर करार दे रहे हैं। IMF के साथ नए प्रोग्राम पर तहरीक इंसाफ के ख़त का कोई असर नहीं होगा, इसहाक डार साहब का बयान है। इमरान खान की IMF को मदाखलत की दावत मुल्क दुश्मनी नहीं तो क्या है, शहरी रहमान साहिबा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द अमल है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने PTI के ख़त पर तबसरे से इनकार कर दिया और पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतज़िर हैं, ये भी डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF ने कहा है। तो जो IMF का मौक़िफ़ है वो भी इसमें बड़ा वाज़े है, क्योंकि उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बाकायदा रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा किया इस पूरे मामले पर मज़ीद किसी तरह का कमेंट करने से। सुनिएगा नाजरीन, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने एग्जैक्टली वैसे कल जो बात की थी हमने कल के प्रोग्राम में आपके सामने पेश की, आज उन्होंने किन अल्फाज में बात की और उन्होंने इस बात को डिनाई किया कि ख़त लिख दिया गया है, अभी किन अल्फाज में एग्जैक्टली सुनिएगा। ये जहाँ तक PTI इमरान खान साहब का ताल्लुक है, उन्होंने कहा है कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान की ज़रूरत है इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए बेहतर और एक इस्तेहकाम पैदा करने के लिए, माशी इस्तेहकाम। नहीं, अभी तक लिखा तो नहीं है, उन्होंने कहा है लिखेंगे। जी नाजरीन, यानी कि तस्दीक अभी तक हमें नहीं मिली है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कल वैसे जब उनके कल का जो स्टेटमेंट था उसमें वो कुछ और उन्होंने बात की थी और उन्होंने कहा था कि ख़त लिखा जाएगा। अब ये मामला क्या है, इसको किस हद तक ओनरशिप हासिल है इवन PTI के अपने लोगों की, इसके ऊपर भी बात करेंगे। स्टे विद अस आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इन बहुत अहम मामलात पे तमाम जो मौजूद पार्टीज़ हैं उनका जो व्यू पॉइंट है वो शामिल गुफ्तगू करते हैं और फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का मैं रुख करती हूँ इस तमाम कॉन्वर्जेशन के साथ। जॉइंड हेयर बाय नाज बलोच साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस नाज साहिबा। अपने बेबाक व्यूज़ आप अपने हमारे साथ इंशाल्लाह रखेंगी अपने पर्सपेक्टिव से। खुर्रम दस्तगीर साहब नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हमें ज्वाइन करते हैं तमाम तर बहस में फॉर ऑल द लर्नड पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम हिज पार्टी। वेरी वार्म वेलकम आपको भी खुर्रम साहब। और नाजरीन, जनाब अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काउंसिल हैं, साबिक एडवोकेट जनरल भी हैं पंजाब के, जिनके अहवाल से आज इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम लोग आज एक होलिस्टिक बात करें। तो वेरी वार्म वेलकम सर आपको भी। आपसे लीगल और सियासी दोनों एतबार से इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी हम रहनुमाई हासिल करें। बात का आगाज़ मैं आपसे ही करना चाहूँगी अहमद अवैस साहब, क्योंकि ये जो एक बहुत बड़ा फिक्स है, गालिबन आप इसमें हमें थोड़ी कुछ एक सेंस लाने की आप हमें मदद करेंगे कि ये ख़त लिखा है नहीं लिखा, इन जो ये कशमकश है विद इन द PTI, इसको आप सर कैसे बयान करेंगे? क्योंकि कल जो अली ज़फ़र साहब ने जो बात की थी आप उनके हमरा ही खड़े थे जब वो बाकायदा कह रहे थे कि हम IMF को बोलेंगे कि खुदारा मुल्क में जो है वो इनको आप फंड देने से पहले या फिर इनको कर्जा देने से पहले आप 100 मरतबा सोचें। तो इज दिस अ यू टर्न फ्रॉम द PTI? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, देखिए बात यह है कि कल जो वहाँ इमरान खान से मीटिंग में मैं खुद भी मौजूद था, वहाँ पे इसके मुतालिक बात ज़रूर हुई और ये कहा कि उन्होंने कहा था कि इस पर ख़त लिखा जाए। लेकिन ख़त क्या था? देखिए ख़त ये था कि IMF के अपने चार्टर के मुताबिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे वो फंडिंग करते हैं और जो उनके टर्म एंड कंडीशन है उसके मुताबिक आगे चलते हैं। और डेमोक्रेसी के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों। अब इसके ऊपर इमरान खान ने तो ये कहा, सिर्फ उन्होंने कहा कि उनको ख़त ये लिखें कि आपने जो फ़ंड देना है, जो आपने अपनी अगली किस्त देनी है या जो सेटल है वो देना है, तो उसको आप इसके साथ कंडीशनल करें कि ये एक जो इलेक्शन हुए हैं इनकी एक रिपोर्ट जो है, इनकी एक ऑडिटिंग रिपोर्ट जो है वो आनी चाहिए ताकि ये पता लगे इसका ऑडिट जो है, इसका ऑडिट होना चाहिए। और ये एक बड़ी इसमें कोई ऐसी एक बुरी बात नहीं है कि अगर इन्होंने जिस तरह ये कहते हैं कि हमने बड़े फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड अच्छे इलेक्शन करवाए हैं तो ये रिपोर्ट दे दें, बात ख़त्म हो जाएगी।
नहीं तो अहमद साहब, ये कोई बात नहीं कि उन्होंने कोई पाबंदी लगाई है या उन्होंने कहा कि ना दो। दाखिली मामलात में इंटरवेंशन के एवज नहीं है सर, जो भी आप बात फरमा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी और ने ये किया होता तो आई एम श्योर कि पीटीआई वुड हैव बीन वेरी क्विक टू ब्लेम देम फॉर बीइंग एंटी नेशनल। नहीं, ये इंटरफेरेंस नहीं है। इंटरफेरेंस अगर आप जाएं तो हिस्ट्री में अगर पीछे चली जाइए तो एक मौके के ऊपर जब बेनज़ीर की हुकूमत थी और 1990 में गुलाम इसाक़ खान ने उनकी हुकूमत को फायर कर दिया था और उनको हटा के नए इलेक्शन अनाउंस हो गए थे। तो आपको मालूम है कि उस वक्त तक पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो डिक्लेयर नहीं हुई थी और इसका तमाम ब्लूप्रिंट जो है वो पीपल पार्टी की हाई कमांड जो है वो जाके उन्होंने अमेरिका के सपुर्द कर दिया था कि ये झूठ बोल रहे हैं और ये तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और ये सारे मामलात मुकम्मल कर चुके हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर पर्सनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आके पाबंदी लग गई थी एड देने की। ये आपको ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री, मैं अपने पास से नहीं बात कर रहा। ये इंटरफेरेंस थी कि ये होती है, ये इंटरफेरेंस नहीं है, ये इंटरफेरेंस नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इंटरफेरेंस नहीं है। यहाँ तो एक हकीकत कह रहे हैं कि भाई आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसके लिए ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का पता करने के हुए कि नहीं कि सारे मुल्क में सारी दुनिया में शोर मचा हुआ है। मैं आती हूँ इसी मामले पे अहमद साहब, चूंकि आप बड़े लर्नेड वकील भी हैं माशाल्लाह, तो ये कि वो कहेंगे कि भाई आप अंदरूनी जब फोरम मौजूद है मुल्क में तो आप ये बाहर मामला ले जा रहे हैं, ये प्लीज होल्ड ऑन टू दैट पॉइंट सर, इसका जवाब आप फरमाइएगा। लेकिन खुर्रम साहब, आप लोग भी कोई मुल्क दुश्मनी के जो डिक्लेरेशंस हैं वो अपने मुखालफिन की तरफ ले जाने पे आप बहुत कोई उजलत का मुजाहरा नहीं कर रहे। आप लोगों ने पहले भी वो कहते हैं कि आपने उनको मुल्क दुश्मन करार दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आपने पूरी कैंपेन इस बात पे चलाई कि जी हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले लोग हैं और ये तमाम वाकया, तो अब भी आप कुछ मुख्तलिफ नहीं कर रहे। आर यू जंपिंग द गन ऑन द पीटीआई सर? और ये भी फरमाइएगा कि मरियम नवाज साहिबा फर्स्ट टाइम एमपीए भी हैं, फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर भी होंगी अगर वो इलेक्ट हो जाती हैं, तो ये बताइएगा ये जो आप पहले क्रिटिसाइज करते थे कि जी तजुर्बा नहीं है, हम तजुर्बाकार हैं, वो तमाम तर जो आर्ग्यूमेंट्स थे और जो आपके तरफ की बातें थी वो आपके खिलाफ नहीं जाएंगी इस केस में सर विद मरियम नवाज सीएम कैंडिडेचर? जी, पहले तो मैं आईएमएफ के खत के बारे में बड़ी सराहत से कहना चाहता हूं कि ये मुल्क दुश्मनी है और ये पहली दफा नहीं है। अगर आपको याद हो, ऐसी ही गुफ्तगू जो खत में आज लिखी है, ये बानी पीटीआई धरने के दौरान भी फरमाया करते थे उस स्टेज के ऊपर से। आईएमएफ को धमकियां दिया करते थे कि ये काम मत करो, हम कर्जा वापस नहीं करेंगे। लेकिन फिर जब इनकी अपनी हुकूमत आई तो इन्होंने आईएमएफ के साथ एक बदतरीन, उस वक्त भी कौमी जो खुद मुख्तारी का सौदा करके वो आईएमएफ का एग्रीमेंट किया, जिसमें पहली दफा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है वो अंदर आ गया एग्रीमेंट के। पहली दफा जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को कहा गया कि जी आप जो है स्टेट बैंक से बिल्कुल ही लाताल्लुक हो जाएं और उससे अलहदा होकर जो अपने मामलात को देखें। और फिर आपको मालूम है कि अभी अगस्त 2022 में भी जो ऑडियो पूरी कौम ने सुनी थी, हाँ, तैमूर झगड़ा साहब और शौकत तरीन, तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी साहब तीनों ऑनलाइन थे और उन्हें जो साबिक वजीर खजाना थे पीटीआई के, वो कह रहे थे कि आप जो प्रोविंशियल सरप्लस है वो सबमिट ना करें ताकि ये आईएमएफ की डील ना हो सके। तो इसी तरह ये मामला जुड़ता है इसी से कि जब भी पीटीआई को अपने सियासी मफाद की खातिर मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, तो ये दे देते हैं। जिस तरह इमरान खान ने आउट ऑफ नोवेयर, अगर आपको याद हो तो जून 2021 में HBO एक्सियोस को इंटरव्यू देते हुए कह दिया था कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाएगा तो हम अपने एटमी प्रोग्राम खत्म कर देंगे, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। ये एक लंबी दास्तान है मुल्क दुश्मनी की, सिर्फ एक नहीं है। और ये बड़े दुख की बात है कि अभी यहां ये भी वाजे नहीं हुआ कि खत लिखा गया है या नहीं लिखा गया। और ये खत जो है, ये अगर लिखा भी गया है तो आईएमएफ के जो टेक्निकल मामलात है उस पर तो असरअंदाज नहीं होगा, लेकिन जो आईएमएफ के सियासी मालिकान है, जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं वॉशिंगटन में, उनको हमारी एक जमात ने एक और ताजियाना पकड़ा दिया है जिसके जरिए वो पाकिस्तान पर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा ये जो रविश है, चले जिस पार्टी ने भी माजी में की हो, ये अब बंद होनी चाहिए।
हमें बहरहाल अपने इदारों पर एतमाद करना है, हमें तो जितने भी तहफुजात हों, लेकिन आपके अपने भी बल्कि इनफैक्ट तहफुजात हैं खुर्रम साहब, हमने पिछले रोज सुने हैं। कौमी ताल्लुकात का ईंधन बनाना ये बड़ी मजमूम हरकत है। ये अब ज़ाहिर तहफुजात की बात हो रही है, ये मरियम नवाज साहिबा के कैंडिडेचर पे भी हम बात करना चाह रहे हैं, वो उस पर भी हम आते हैं, बात कर दूंगा। जी जी बिल्कुल, वो आई थिंक हम उसको सेपरेटली देखते हैं, वो एक अलहदा उसके ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि दोनों तो इतराफ की उस पर भी पर्सपेक्टिव्स आ जाएं। नाज बलोच साहिबा, एक बात कहनी है कि बड़ी ये अहम बात है कि पाकिस्तान तारीख की पहली खातून वजीर आला बनने जा रही हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में बनने जा रही हैं। उनके तो तजर्बे के बारे में बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथा कंसेक्यूटिव इलेक्शन है जिसमें पंजाब की अवाम ने मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, उनको मेजॉरिटी दी है अपने वोटों की, तो लिहाजा वहां एक बड़ी डीप एक पूल है हमारे पास एक्सपर्टीज का मेंबरान सूबाई असेंबली में। आप ओवरऑल आप पूरी टीम के हवाले से बात कर रहे हैं कि एक्सपर्टीज का और एक्सपीरियंस का जो है वो कोई फुकदान नहीं है। नाज बलोच साहिबा, जो उन्होंने मिसाल दी अहमद अवैस साहब ने, वो उन्होंने आपके पार्टी से दी कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को गुलाम इसहाक खान ने जब हटाया था और उनकी हुकूमत को टॉपल किया था, तो उस वक्त फिर आप पीपल्स पार्टी ने बहैसियत जमात शिकायत लगाई थी बड़े सख्त किस्म की पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। तो दरअसल वो होती है मदाखलत, ये मदाखलत नहीं है, ये तो वो यही कह रहे हैं कि भाई आप डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की पासदारी करवाएं। क्या गलत कह रहे हैं? आपकी अपनी भी तो शिकायतें थीं कि PMLN के लिए ग्राउंड फिक्स कर दिया गया है और पीपल्स पार्टी को हराने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, पहली बात तो मैं क्लियर करूं कि कुछ लोग कुछ किताबी बातें जो है वो लेकर उनके ऊपर बेस करके ऐसी स्टोरीज फैब्रिकेट कर देते हैं और मंसूब कर देते हैं, जो कि बड़ी अफसोस की बात है। जहां तक तारीख बताती है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जो है इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए जिस जुर्रतमंदाना अंदाज से बात कही, आज तक किसी और लीडर में इतनी जुर्रत जो है वो पाकिस्तान में शायद मुश्किल से ही किसी में हो कि इतने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फोरम में जाके पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। और जहां तक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बात है, तो उन्होंने जाके जब 95 में शी वेंट टू USA 10 दिन का दौरा किया और दौरे का मकसद ये था कि वो तमाम सैंक्शंस को लिफ्ट कराया जाए जो इम्पोज की गई थी पाकिस्तान के ऊपर। तो जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने पाकिस्तान को पावरफुल बनाने के लिए, खुद मुख्तार बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया, उन पे उंगली उठाने से पहले मैं समझती हूँ कि ये वक्त है कि ये खुद सोच लें अपनी जानिब। क्या नाम था इनका? कल तक PTI थे, आज कोई और जमात के साथ इनका कोई मेरा ख्याल है इल्हाक हो गया है जी, अब तो जी हाँ, तो ये हाँ जी, पता नहीं कल कोई और जमात हो जाएगी शायद। लेकिन बात यह है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने जब चाइना का सदर आया तब तहलका मचाया, धरने का शोर डाला, हमेशा पाकिस्तान की तरक्की को सबोटाज करने के लिए कोई ना कोई नमूने से इन्होंने कोई ना कोई ऐसी कारस्तानियां दिखाई। पता नहीं कौन लोग हैं ये, पता नहीं कहां से इनकी जहन ऐसी सोच इनके जहनों में आती है। ये कौन से फिक्र के लोग हैं? वो नाज साहिबा वो कहते हैं ये सिर्फ फिक्र उनकी इंफरादी नहीं है, ये उन्होंने मुल्क की जमहूरियत के लिए ये कदम उठाया है। सुने, देखें IMF जो है, IMF इनके बानी लीडर की खतूत के ऊपर नहीं चलेगा। वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस कईयों मीटिंग्स के बाद, खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद हैं, वो खुद मिनिस्टर रह चुके हैं पिछली काबीना में, आप उनसे भी पता करवा सकते हैं कि IMF की डील्स जो है ना तो इनके खतों के मुताबिक होंगी, IMF अपने सेटिस्फेक्शन और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन की बुनियाद पर मुआहदा करता है। इस बारे में नाज साहिबा होल्ड ऑन टू दैट पॉइंट, ये बात आप बिल्कुल सही कह रही है कि IMF ने तो अभी भी उनकी डायरेक्टर कम्युनिकेशन कह रही है कि हम कोऑपरेट करेंगे, हम काम भी करेंगे आगे। लेकिन जो जरूरी सवाल है, मैं मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे बढ़ते हैं, वापस आऊंगी तो मैं आपसे सवाल करूंगी कि बिलावल साहब तो खुद ही कहते थे, जिस काबीना का हिस्सा थे खुर्रम दस्तगीर साहब, कि इसमें तमाम तर जो PMLN के लोग थे उनकी वजह से महंगाई हुई और वो तमाम तर लोग इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं। बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी बहैसियत इत्तेहादी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये भी एक बड़ा ज़रूरी सवाल है व्हेन यू पॉइंट आउट देयर कैबिनेट और देयर मिनिस्टर्स। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। अहमद अवैस साहब, कोई एक मिसाल हो तो चलें उसको, फिर उसके ऊपर कोई मंतक सुना जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। सर अभी आपको भर भर कर मिसालें गिनवाई हैं खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी और नाज बलोच साहिबा ने भी, कि किस तरह से माजी में भी आप लोगों की यही रविश रही है, सिविल डिसोबीडियंस की बातें, और वो जो फ़ोन कॉल थी बशूर ज़माना जो तैमूर झगड़ा साहब थे जिसमें, और समसाम बुखारी थे आई थिंक, और शौकत तरीन, यस द थ्री ऑफ देम, तो मोहसिन लगारी, बल्कि यस माय बैड मोहसिन लगारी। तो ये 3 हज़रात की फ़ोन कॉल भी हम सबके सामने, अब किस किस को डिनाई करेंगे सर? नहीं, मैं देखिए ना, जो बात सच्ची होगी उसको डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन जो फैब्रिकेटेड है जिसकी अभी तस्दीक नहीं हुई उसको डिनाई करूंगा। अभी जो बात इन्होंने की है ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की, इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आई अभी तक नहीं आई, इसलिए इसको मैं डिनाई करूंगा। इसलिए ये तो बेतहाशा तैयार की हुई हैं, बेतहाशा तैयार हुई हैं, क्यों नहीं आई रिपोर्ट इसकी। इसी तरह से जो ये बात जो मैंने आपके सामने जो बात की थी वो इतनी बड़ी, आपको पता कि अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में, और उसके अंदर प्रेस अमेंडमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई थी ये पीपल पार्टी के इस डिस्क्लोजर के ऊपर, क्योंकि अब ये इन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है न्यूक्लियर पावर की ये एबिलिटी हासिल कर रहे हैं, और ये लिहाजा इनकी हम कह रही हैं कि किताबी बातें हैं जो सारी वो इतना बड़ा नुकसान था। वो कहती हैं कि किताबी बातें, ये किताबी नहीं है जी, ये किताबी नहीं है भाई, ये किताबी तो नहीं है, ये किताबी तो नहीं है। लिफ्ट कराने कौन गया था यूएसए, ये पूछें। सैंक्शंस को लिफ्ट कराने बेनजीर भुट्टो और जुल्फिकार अली भुट्टो ने कोई किरदार अदा नहीं किया। लिफ्ट छोड़े आप, मेरी बात सुनिए ना, देखिए बात सुनिए। भुट्टो साहब को हम इस बात पे सल्यूट करते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान में उन्होंने इनिशिएट करवाया था, वो बहुत बड़ी, उसको हर पाकिस्तानी अप्रिशिएट करता है, उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हैं कि बड़ी उनका दिलेराना एक्ट था। लेकिन जहाँ पे गलती हुई है उसको एक्सेप्ट नहीं करें, उसको भी करें आप एक्सेप्ट। और उसके बाद वो वक्त गुजर गया जिस वक्त अमेंडमेंट लग गई, अमेंडमेंट लगवाई भी खुद इन्होंने, और उसको फिर वो रिलीज़ कराने के लिए, लिफ्ट कराने के लिए भी अगर गई तो वो नहीं, वो लिफ्ट नहीं हो सकी। ये सारी जो है ये तारीख की वो हकीकतें हैं जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसी तरह अब ये दस्तगीर साहब ने तो आधी बातें की, उनकी कोई तस्दीक ही कोई नहीं है। क्यों इस तरह बात नहीं है। क्वेश्चन तो मैं बात ये है, मैं आपको एक बात मैं आपको बस सुनिए, मैं ये कहता हूँ, देखिए अगर इमरान खान वहाँ यहाँ के ये बताते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन रिग्ड हुए हैं, तो क्या वो झूठ बोलें? क्या कहें कि नहीं जी पाकिस्तान में बड़े अच्छे इलेक्शन हुए हैं, आप हमें पैसे दें, सब कुछ दें, यहाँ तो इलेक्शन ठीक हुए हैं? नहीं, जो हकीकत है, जो हमारे बयान के मुताबिक, सर अलाउ मी, मैं आपसे ये इजाजत वो बयान है। खुर्रम साहब तो खुद आई थिंक ये बात कर रहे हैं कि उनके हल्के में इलेक्शन रिग हुआ, वो तो खुद मतलब एक शिकायत कुनंदा है एक तरह से इस मामले में। लेकिन दूसरी बात ये कि वो कह रहे हैं कि हम जो यहाँ फोरम है उसके ऊपर जाएं, आप बैनुल अक़वामी एक सतह पर जाकर मुल्क की साख मजरू कर रहे हैं, वहाँ तमाशा बना रहे हैं। सवाल ये है, ये बात नहीं है, वो देखें हमारे पास नहीं, सुनिए बात नहीं, ऐसे बात नहीं, बात ये थी कि जब जब नेगोशिएशन हो रही थी और उनका यहाँ पे डेलीगेशन आया हुआ था, वो डेलीगेशन जो है वो आके जमान पार्क में इमरान खान को स्पेशली मिलके गया था जी, और इलेक्शन के मुतालिक ही और आइंदा की सिचुएशन के मुतालिक ही पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बात हुई थी। ये उस रेफरेंस से उन्होंने लिख के भेजा। दे हैड आस्क्ड हिम कि आप हमें इसको सेटिस्फाई करेंगे, और आपने सर आप ये लिख के भेजा, उन्होंने कहा ये इलेक्शन रिग हुए हैं, बाकी ठीक है। अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि अभी लिखा नहीं है, आप तस्दीक कर रहे हैं कि खत लिखा जा चुका है सर? नहीं, देखिए मैं तस्दीक कोई नहीं कर रहा, अगर इमरान खान ने अगर ये कहा है तो फिर लिखवा दिया होगा। देखिए मैंने तो उन्होंने तो कही है ये बात गैर रस्मी गुफ्तगू, लेकिन कल जो बात हुई थी तो कल तो सिर्फ कल तो उन्होंने ये कहा था कि ये लेटर भेजा जाए फौरन, कल ये बात हुई थी, यही अली ज़फ़र ने कल कहा था। अगर आज वो ये कह रहे हैं कि मुझे उसके मुतालिक मालूम नहीं है, लेकिन ये कल की बात जो है वो मैंने आपको बताया। आई गॉट योर पॉइंट। आप कहते हैं आज का स्टेटस नहीं पता, सिर्फ इतना ही था। ठीक है, तो खुर्रम साहब ये वही IMF का वफ्द है, आप बगैर तस्दीक के सर गुफ्तगू कर रहे हैं बकौल अहमद साहब के, वो कह रहे हैं आप वही IMF का वफ्द है जो कि इमरान खान साहब से मिलके गया था। ये तो एक मैटर ऑफ फैक्ट है, इसके ऊपर PMLN बड़ी नाराज भी हुई थी कि जी इनसे क्यों मिल रहे हैं। उन्होंने यही एश्योरेंसेस मांगी थी कि अगर आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आप किस तरह से रीपे करेंगे हमें।
तो ये कोई गलत बात तो नहीं है? और ये जो एक हिस्ट्री का फैक्ट जो दोनों नाज साहिबा और अहमद साहब कोट कर रहे हैं, इसमें आप भी, क्योंकि आपका भी बड़ा फार साइटेडनेस है, आप पुराना देख रहे हैं तमाम तर मामले को, सैंक्शंस किसने लगाई थी? अहमद साहब की बात सही है ये? जी, मैं ये अर्ज करूंगा बड़े अदब से कि पीटीआई का और अब जो शायद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उनका जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में बैरूनी इदारों को, अब इसकी बात करें ना, एक सैंक्शन किसने लगवाई थी, प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट किसने लगाई थी, इसकी बात करें ना, इसका जवाब दें। जी, पहली बात यह कि अवैध साहब ने दुरुस्त, चूंकि मैं उस बहस में नहीं, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट के लिए अमेंड नहीं हुआ था। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना आसान नहीं है, तो लिहाजा वहां कॉन्स्टिट्यूशन उनका एक कानून अमेंड हुआ था के तहत ही आई हुई थी। तो लिहाजा ये बहुत सारी बातें अगर हम डिटेल में जाएंगे तो ये दुरुस्त साबित नहीं होंगी। मुझे सिर्फ ये कहना है कि मैं फिर दोहराता हूं, इन्होंने धरने के दौरान, ये पब्लिक रिकॉर्ड है, इसमें मुझे कोई आप वेरीफाई हो सकता है, धरने के दौरान स्टेज पर खड़े हुए IMF को धमकियां दी। उसके बाद मुस्तकिल तौर पे जब इनकी अपनी हुकूमत आई, फिर IMF से एक बदतरीन सौदा किया। तीन बातें, एक तो उसके अंदर पहली दफा मनी लॉन्ड्रिंग लेकर आई गई, ये मैं अप्रैल 2019 के मुआहदे की बात कर रहा हूं। उसके बाद CPEC के तमाम तफसीलात जो पाकिस्तान का एक राज था चाइना के साथ, उसको अमेरिका के साथ शेयर किया। और तीसरा जो है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल सॉवरेंटी है उसको नुकसान पहुंचाया और जबरदस्ती एक स्टेट बैंक का गलत कानून पास कराया। तो लिहाजा वो जब एक्चुअल गवर्नमेंट में आए तो रिकॉर्ड ये है। उसके बाद लेकिन खुर्रम साहब, इसमें फिर ये भी तो रिकॉर्ड की बात है, आपने सर, आप जब फिर दोबारा आए, PDM की गवर्नमेंट आप 2022 में लेकर आए, क्या आपने अंडू कर दिए वो तमाम तर कवानीन? स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी क्या आप लोगों ने खत्म कर दी? जी, इसीलिए क्योंकि हमें एक IMF का बदतरीन बिगड़ा हुआ प्रोग्राम मिला था, क्योंकि इमरान खान जाने से पहले उसको सैबोटाज करके गए थे। देखिए, आप अगर हुकूमत आपकी जा रही है, इसका यह मतलब नहीं कि आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को, जो कि IMF पे आज भी डिपेंडेंट है, उसको इतना नुकसान पहुंचाएं कि वो काम ही इतना बिगड़ जाए कि उसके बाद एग्रीमेंट ना हो सके। अच्छा, इसलिए आप उसको अंडू नहीं कर पाए, वो तमाम तर आप जो अब गिनवा रहे हैं हमें बातें। मैं इस असूल को आपके मेरा जवाब सुन लीजिएगा इसके बाद। जी, मैं सुनती हूँ सर, कंप्लीट कर लें। मामलात में बैनुल अक़वामी इदारों को दावत देना मुल्क दुश्मनी है। ये तो अपनी रीआइटरेट कर रहे हैं अहमद साहब का भी कुछ जवाब है, लेकिन नाज साहिबा, आप दोनों का इस मामले पे चूंकि जी आप कह लें सर। अहमद साहब, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि देखिए इमरान को मुल्क दुश्मन कह रहे हैं। 2021 पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने ज़्यादा रिजर्व नहीं हुए जो उस वक्त थे। 28 बिलियन डॉलर के रिजर्व ऑन रिकॉर्ड है स्टेट बैंक के मुताबिक। और 2021 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी नहीं हुई, 37 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट। वो तो सर वो इकोनॉमी की बात हो गई सर, बट IMF का प्रोग्राम और अनड्यू सब्सिडीज, ब्लैंकेट सब्सिडीज पेट्रोलियम मसनूआत पे तो दी गई ना, जब पता चला गवर्नमेंट जा रही है। ये मुल्क दुश्मनी की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये मुल्क दुश्मनी की बात कर रहे हैं। मुल्क दुश्मनी तो ये है जो 16 महीने में PDM की हुकूमत देखी है पाकिस्तान के अवाम के साथ, इकोनॉमी को जिस बुरी तरह से तबाह किया। और अच्छा, ये इस मामले पे नाज साहिबा का व्यू भी बड़ा जरूरी है। वैसे भी ये मुल्क दुश्मनी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अपनी मर्जी इस तरह साबित करेंगे जी आपकी तो सियासत ठीक नहीं है, आपकी जमहूरियत ठीक नहीं है। नाज साहिबा का व्यू इसलिए जरूरी है क्योंकि इकोनॉमी को लेकर बिलावल साहब ने भी कैंपेन में बहुत बरमला तनकीद की थी। नाज साहिबा, देखिए मोना, इकोनॉमिक चैलेंजेस आर देयर। आपको पता है जब PTI को, इनकी जमात को, जो कि अभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बन चुकी है, इस जमात को पहले इनके पास जब ये हुकूमत में आए तो आप असद उमर को आप ले लें फोन पे, आप उनसे बात कर लें। 6 महीने तक वो IMF के पास नहीं गए, उनकी सोच अलग थी। उसके बाद आने वाले जिन्होंने इनहेरिट की फाइनेंस मिनिस्ट्री, उनकी सोच अलग थी। उसके बाद उन्होंने कहा जी अगर हम 6 महीने पहले चले जाते तो इतना नुकसान ना होता। वेरी फेयर नाज साहिबा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने तनकीद नहीं की या बिलावल साहब ने तनकीद नहीं की 16 माह की PDM की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस? हमने बिल्कुल की।
हमने बिल्कुल की, और हमने इकोनॉमिक क्राइसिस को जो है कॉम्बैट ना करने के ऊपर हमने बिल्कुल तनकीद की, और जहां पर क्रिटिसिज्म होगी हम वहां पे इशू के ऊपर बेस करते हुए करेंगे। हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए क्रिटिसिज्म ना करते हैं ना करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूं, क्या मजीद डू आई हैव टू रिपीट इट ओवर हियर अगेन? ये साइफर का रोना, पार्लियामेंट में खड़े होकर अदम एतमाद से फरार होने के लिए आपने इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की, आपने खड़े होकर साइफर का रोना, आपने ये नहीं सोचा एक पल के लिए भी कि आपने डिप्लोमेटिकली ना साहिबा बड़ी अहम बात आपने की है। मैं ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, मैं आऊंगी आप ही की तरफ, इसी से आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। सही है, साइफर का उस वक्त तो पीटीआई ने पूरी पार्लियामेंट को जो है एक तरह से गोया मुल्क दुश्मन करार दे दिया था। क्या ये भी मैटर ऑफ रिकॉर्ड नहीं है? आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले कई सारे पॉइंट्स उठे हैं, हमारी कोशिश होगी क्विक राउंड विद एवरीबॉडी और सबको थोड़ा कुछ हम कवर करने की कोशिश करेंगे। नाज साहिबा, जिसको आप बार बार सुन्नी इत्तेहाद कह रही हैं, वो कहते हैं कि ये होते हुए भी 180 सीटें क्लेम है पीटीआई का कि ये लोग जीते हैं, और फिर उसको कट डाउन किया गया, देवर कट डाउन टू साइज। और अगर बल्ला होता और ये सुन्नी इत्तेहाद ना होती बकौल आपके, तो आप सोचे क्या आलम होता, ये तो पूरी क्लीन स्वीप कर लेते असेंबली। देखिए, जहां पे केपीके में पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो गई है, जो अब ये जीत गए हैं, तो केपीके में तो ये कहते हैं कि मेरे ख्याल है धांधली नहीं हुई है वहां पे, ऐसे ही है ना? तो जहां कहते हैं वहां भी हुई है, वहां पर भी वो उसके बावजूद इतनी जीत गए। अच्छा, ऐसी तो वहां पे हुई है धांधली, उसके बावजूद ये जीत गए। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि वहां पे जीत गए। तो देखिए, इलेक्शंस में रिगिंग के इश्यूज, प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन, इलेक्शन डे बेज़ाब्तियां होती हैं, और ये नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। लेकिन जब हम पिछले 5 साल पार्लियामेंट में थे, तो पूरे 3.5 साल तक तो इमरान खान का टोटल, जो पीटीआई के बानी हैं माजरत के साथ, उनका जो टोटल फोकस था वो तो इंतकाम था। वो सिर्फ ये था कि सबको जेलों में भरना है। उनका इंतकाम ये था कि पूरी फ्रंट लाइन लीडरशिप को, तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की, उनको जेलों में डालो, उनको पार्लियामेंट में खड़े होकर गालियां दो, उनको लान तान करो, उनको चोर डाकू डकैत कहो। तो ये मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को जिस तरह से ये अपने हर धरने में ये नारे लगाते थे उनके मुखालिफत में, आज उनके साथ खड़े होकर बैठ गए हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि एक तरफ तो ये बात करते हैं कि जी बड़े प्रिंसिपल्स, बड़े असूली मौक़िफ़ और सब कुछ, और दूसरी जानब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कल तक जिनके खिलाफ ये नारेबाजियां करते थे, आज उनको अपने साथ मिला दिया। हाँ। और उनको अपने साथ मिला दिया, और आज जो है इलेक्शंस में देखें, हम भी कहते हैं, हमारे साथ भी हम भी बात करते हैं, हम कराची में आपके साथ भी हुई है। देखिए, नहीं, हम कहते हैं कराची में हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हम लाहौर की नशिस्त के ऊपर बात करते हैं, जहाँ पे बिलावल भुट्टो लीड के साथ जीत रहे थे, उनके रिजल्ट्स बाद में तो जिसके हक में बिलावल साहब को आप कह रही हैं ज्यादती करके हराया गया, उन्हीं के साथ आप फिर इत्तेहाद कर रहे हैं, उनके पीएम को वोट डाल रहे हैं, सीएम को वोट डाल रहे हैं। मोना लेट मी फिनिश। ये बहुत ग्रेस की बात होती है, ये बहुत टॉलरेंस शो करती है, और ये जमहूरियत के अंदर ये चीज जो है बहुत जरूरी है कि आपके अंदर बर्दाश्त हो, आप फ्यूचर का सोचें, आप मुल्क का सोचें। ये बिलावल भुट्टो अपनी जात का नहीं सोच रहे। आपने सुना ये टॉलरेंस की बात है जो पीटीआई में बिलावल भुट्टो अपनी लेट मी फिनिश, बिलावल भुट्टो अपनी एक सीट का नहीं सोच रहे। ठीक है, मैं ये आगे ले जाती हूँ ताकि इस पे तमाम के व्यूज आ जाए। ना साहिबा, जमहूरियत का सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हमने तो इनको भी कहा कि आप भी आए, आगे बढ़े। अगर ये समझते हैं इनके पास सीट ज्यादा थी तो ये आते अपनी हुकूमत बनाते। ये अहमद साहब, वैसे ये बड़े अच्छी ये पॉइंट है कि आपके पास, अगर आपको दोनों ने ऑफर की थी, नून लीग ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी, और आप में जो टॉलरेंस नहीं है, आप लोगों ने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की, आपने बंदिशें डाली, वो कहते हैं जिन खातून के ऊपर आप लोगों ने इतने मजालिम ढाए, अब वो चीफ मिनिस्टर बनने वाली है पंजाब की, तो ये आपके तो तमाम जो स्कीम थी वो फ्लॉप हो गई सर। वो कह रहे हैं पीटीआई ने जो किया था मरियम नवाज साहिबा के साथ, आप कहते थे कांटा लगा हुआ है उनके नाम पे, इस तरह की भी बातें करते थे पीटीआई से। जी देखिए, मैं अभी बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है मोहतरमा ने। मैं देखिए, बात यह है कि इमरान खान बात किसी से नहीं करता था तो कहते थे कि देखो जी किसी से बात नहीं करता। अब वो बात करने के, उसने कहा जी मैं हर एक से बात करने को, नेगोशिएट करने को तैयार हूँ, एक्सेप्ट
हुकूमत साजी के लिए, मैं पावर शेयरिंग के लिए किसी से बात नहीं करना चाहता क्योंकि हम हुकूमत नहीं बनाना चाहते, तो कह रहे हैं कि अब ये आप बात क्यों कर रहे हैं। ये एटीट्यूड जो है ना हमें बदलना पड़ेगा। जब आप जमहूरियत की और आप बात कर रहे हैं डिप्लोमेसी की कि डिप्लोमेटिक एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, जमहूरियत पनपती किस तरीके से है, तो हमें कुछ थोड़े से अपने अंदर भी तब्दीलियां लानी होंगी, अपनी सोच का धारा भी बदलना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी से तो आप बात नहीं कर रहे हैं ना, आप दीगर ना आप नून लीग से बात कर रहे हैं, ना आप पीपल्स पार्टी से कर रहे हैं, आप मौलाना साहब से कर रहे हैं, तो आप भी मतलब ये तो बात नहीं है ना कि आप सबसे बात कर रहे हैं। नहीं, हमने नहीं कहा, नहीं देखिए मुन्ना, मैं बताता हूँ, नहीं हमने ये नहीं कहा। हमने कहा है कि हम पीपल पार्टी या नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के लिए, हुकूमत साजी के लिए बात करने को तैयार नहीं है, उसके अलावा कोई भी इशू है हम बात करने को तैयार। अच्छा, वेरी कैटेगोरिकली क्लियर। खुर्रम साहब कह रहे हैं कि हम ऑपोजिशन में बैठे, कि ठीक है। ये बड़ा जरूरी सवाल है सर आपसे खुर्रम साहब, आपको अच्छा लगेगा उन बिलावल साहब से या पीपल्स पार्टी से वोट लेते हुए जिनके हवाले से इवन अभी भी नाज साहिबा ने कहा है कि जी इलेक्शंस रिग करके बिलावल साहब को लाहौर से हराया गया है, आपके हक में ऑब्वियसली रिग हुए हैं फिर? इसीलिए मुस्लिम लीग नून ने मतानत का मुजाहरा किया था और हमने बिलावल साहब ने जो इंतखाबात में गुफ्तगू की थी, ज़ाती हमले भी किए थे हमारे कायदीन पर, हमने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए ये दरवाज़ा खुला रहा जिसके नतीजे में आज हुकूमत साजी हो रही है। दूसरा, ये जो 180 सीटों का दावा है, ये तो पीटीआई का झूठ अब 10 साल से ऊपर हो गया, हम सुनी जा रहे हैं। कभी 35 पंक्चर आ जाते हैं, कभी उर्दू बाजार में बैलेट पेपर आ जाते हैं, कभी किसी बेसमेंट में कोई ब्रिगेडियर साहब आ जाते हैं, जी, लाहौर वाले प्रिंटिंग प्रेस, यूरोपियन यूनियन के खत जो है वो आ जाते हैं, कभी मरियम नवाज के फेक ट्वीट आ जाते हैं, फेक फॉर्म 45 आ जाते हैं, साइफर का झूठ जो है वो पूरी दुनिया में फैला दिया जाता है। तो लिहाजा 2013 में, मैंने फिर दोहरा देता हूं कि इन्होंने धरना दिया, उसके बाद 2014 के आगाज में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तफ्तीश की 2013 के इलेक्शन की, इनका सारे सबूत रद्दी साबित हुए और सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कहा कि किसी मुनज़्ज़म धांधली के शवाहिद नहीं मिले। तो लिहाजा ये तो झूठ बोलकर अपनी सियासत चमकाते रहेंगे, ये मुल्क की मफाद। बहरहाल ये भी नाज साहिबा ने बड़ा एक पॉइंट उठाया था, उन्होंने कहा इसमें पीएमएलएन अमल दखल नहीं है, ये हमारी जेनरोसिटी है कि हम तमाम तर एतराज़ात के बावजूद मुल्की मफाद में आपके साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। रनिंग आउट ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली नाजरीन, आई थैंक द लेडी एंड जेंटलमैन हियर। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में तमाम मामला उठाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।